हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक भूगोल का चैप्टर 8, जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर होगा, जिसका नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो देखो, इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, भारत की जितनी भी जलवायु है उसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे, वनस्पति कैसी पाई जाती हैं और वन्य प्राणी कितने पाए जाते हैं। इस तरह से मतलब कुछ उनके बारे में हम जानकारी देखेंगे। इसके अगर फर्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो इसमें आपको मौसम के बारे में देखने को मिलेगा। तो इसको देखो, पढ़ के देखते हैं क्या बताया गया है कि आप मौसम के बारे में दिन प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं। दूसरों को इस संबंध में बात करते हुए भी सुनते हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। तो देखो, आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मौसम किसे कहते हैं। तो मौसम क्या है? वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। मैं दिन प्रतिदिन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, आप देखते हो कि किसी दिन बारिश हो जाती है, किसी दिन अचानक बादल छा जाते हैं, किसी दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो किसी दिन बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो ये सारे जो परिवर्तन होते हैं कि बादल छाना, गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सारे के सारे मौसम के ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि उदाहरण के लिए तो इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य, ये इनका विकिरण शामिल है। विकिरण मतलब कि इन सब का फैलाव कैसा होता है कि सूर्य की किरणें कहाँ पे ज़्यादा पड़ रही हैं। अगर ज़्यादा जहाँ पे पड़ रही होंगी वहाँ गर्मी होगी, जहाँ कम पड़ रही होंगी वहाँ सर्दी होगी। तो इसको भी अभी हम देखेंगे। तो उदाहरण के लिए कभी मौसम कभी गर्म कभी ठंडा होता है, तो कभी आसमान में बादल छा जाते हैं, तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तो आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता? क्योंकि ऊनी वस्त्र क्या होते हैं, वो हमें गर्मी देते हैं और गर्मी में गर्मी नहीं चाहिए, तो हमें क्या इनकी आवश्यकता कब पड़ेगी? ठंड में पड़ेगी। तो आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। तो देखो, जब गर्मी होगी तो हमें जो ठंडे पदार्थ होते हैं वो अच्छे ज़्यादा लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें गर्मी से राहत चाहिए होती है। फिर इसके विपरीत क्या होता है कि ऐसे दिन भी होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। यानी कि जब ऊनी वस्त्र के बिना क्या होगी? ठंड लगेगी ठंड में। तो हमें ठंड में क्या चाहिए कि ऊनी वस्त्र चाहिए, ताकि हमें गर्माहट मिल सके। तो इसी के साथ ठंडी और तेज़ हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ठंड में गर्म और गर्मी में ठंडी चीज़ें। अब देखो, हमारे जो भारत की मौसम है उसको मुख्य तौर पर 4 प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला, सर्दी, गर्मी, बरसात और शरद ऋतु। तो देखो, अगर हम बात करते हैं सर्दी की, जो कब से कब तक होती है? दिसंबर से फरवरी तक की होती है। तो इसमें क्या होता है कि ठंडे मौसम में सूर्य की तिरछी किरणें नहीं पड़ती हैं। मतलब ठंडे मौसम में सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधी नहीं पड़ती हैं। यानी जहाँ पे हमारा भारत है ना, तो वहाँ पर जो सूर्य की किरणें होती है वो तिरछी पड़ती हैं, जिस वजह से क्या होता है कि भारत का जो तापमान होता है वो कम हो जाता है। देखो, आपने ये पढ़ा होगा कि जो हमारा इस तरह से ये पृथ्वी है, ठीक है, अब ये सूर्य है बहुत बड़ा, तो सूर्य के सामने पृथ्वी छोटी है। तो जब ये पृथ्वी होगी तो इसका जो किरणें होंगी तो ये आएंगी पृथ्वी पे। लेकिन हमारा भारत इधर है उत्तर की तरफ, तो जब इस पे सूर्य किरणें पड़ेंगी तो ये तिरछी पड़ेंगी, तो इससे क्या होगा कि कम ऊष्मा जाएगी। अब कम ऊष्मा जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊष्मा कम होने से जो गर्मी है वो हमें कम मिलेगी, तो यानी कि ठंड का मौसम होगा। और इसके विपरीत क्या होता है? गर्मी में होता है। तो गर्मी के मौसम में क्या होता है? सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। जो पहले सीधी नहीं पड़ रही थी वो सीधी पड़ती हैं। ये कब से कब तक होता है? मार्च से मई तक होता है। तो तापमान बहुत अधिक हो जाता है इस वजह से, और दिन के समय गर्म एवं शुष्क हवा बहती है या पवन बहती है, जिसे लू कहते हैं। तो देखो, लू भी आता है आपके क्वेश्चन में कि लू किसे कहा जाता है, कि जब बहुत ज़्यादा गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं। शुष्क मतलब कि उनमें नमी बहुत कम होती है और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, तो वो चल रही होती हैं, तो उनको क्या कहते हैं? लू कहते हैं। गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा कि लू लग जाएगी, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब उससे बीमार भी हो जाते हैं। तो ये आपने सुना होगा। तो ये कब से कब में होता है कि गर्मियों के मौसम में होता है। जो लू चलती है वो गर्मी के मौसम में। अब आता है हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी कि बरसात का मौसम। तो देखो, बरसात के मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मानसून की वजह से ही इसका मतलब कि बरसात होती है हमारे भारत में। तो ये मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाते हैं। ये पवनें पहाड़ से टकराती हैं तथा तब बारिश करती हैं। तो देखो क्या होता है कि ये अगर मान लीजिए ये हमारा भारत है, ठीक है, तो ये हमारा इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ से जो मानसून पवनें होती हैं वो बनती हैं, और जब जाती हैं यहाँ से तो काफ़ी नीचे पानी होता है, तो ये पानी से नमी लेती हुई जाती हैं।
आप जाएंगे तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि ये पूर्वी घाट पे और पश्चिमी घाट पे क्या है, पहाड़ हैं। तो जब ये पहाड़ से टकराती हैं, टकराने पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा दबाव बन जाता है, यानी कि जो हवा होती है बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ती है। तो देखो ये अगर पहाड़ है तो ये जब ऊपर बढ़ेगी तो तापमान जो होगा वो घटता जाएगा। अब हम जानते हैं कि जब जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो तापमान होता घटता जाता है। तो तापमान घटेगा तो यानी कि वहाँ पर ठंड बढ़ेगी। तो वहाँ पर जो पानी साथ लाई थी वो जमने लगता है। जमने से क्या होता है, बूंदें भारी होने लगती हैं। वो अचानक क्या होता है, फिर उनके ऊपर जाके वर्षा हो जाती है, यानी पहाड़ों पे बरसात होने लगती है। इस वजह से हमारे जो ये भारत का पूर्वी और पश्चिमी इलाका है वहाँ पर बारिश होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है। अब देखो आपने सुना होगा कि देखो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, या फिर केरल में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो ये सारे के सारे पश्चिम की तरफ हैं, तो ये पवनें डायरेक्ट इससे टकराती हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा बरसात होती है। लेकिन इधर इतनी ज़्यादा नहीं होती है, इधर अभी नहीं होगी, इधर बाद में होगी। तो कब होगी, इससे पहले देखते हैं कि जो बंगाल खाड़ी में हैं पवनें वो किधर से जाती हैं। तो वो देखो इधर से जाएंगी। तो जो हमारा ये दक्षिण पश्चिम, ये एक मिनट इसको बना लेता हूँ, इतना अच्छा नहीं बन रहा है ये इस तरह से। अरे कितना बेकार बन गया। ये हमारा भारत हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ पश्चिम बंगाल जैसा हो गया। तो ये जो पश्चिम बंगाल से जाके टकराएंगी तो इधर आपने देखा होगा कि असम और मेघालय में बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, मतलब पहाड़ी इलाका क्षेत्र है, ये मैदानी क्षेत्र नहीं है, यहाँ काफ़ी सारे पहाड़ हैं। तो इन पहाड़ों से क्या होता है, जब ये टकराते हैं ये बंगाल खाड़ी वाली पवनें जो अपने साथ क्या ले जा रही, नमी ले जा रही हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर टकराने से बारिश हुई थी, उसी तरह से यहाँ टकराने से भी बारिश होती है। तो इसी तरह से जो हमारा मौसिनराम है, जो मौसिनराम क्या है, हमारा विश्व का सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा वहाँ पर बारिश होती है, सॉरी, कि जो मौसिनराम है, ठीक है। तो वो मेघालय में स्थित है। वहाँ पर क्या होता है कि विश्व में सबसे अधिक बारिश होती है। इसी वजह से, किस वजह से, कि जो बंगाल की खाड़ी से पवनें जा रही हैं वो यहाँ पर बरसात कर रही हैं। मौसिनराम एक तरह से पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पर सारी पवनें क्या होती हैं, फंस जाती हैं और ऊपर बढ़ने लगती हैं। आगे बढ़ना है तो वो आगे बढ़ेंगी कैसे, पहाड़ को ऊपर से लांग कर बढ़ेंगी। तो इस तरह से उनका तापमान घटता है और बूंदें भारी होने लगती हैं, जिससे बारिश होती है वहाँ पर। अब तो ये हो गया, हमने देखा कि मौसम के बारे में। अब आता है कि मानसून के लौटने का समय, यानी कि इसको हम शरद ऋतु भी कहते हैं। ठंड होती है एक तरह से थोड़ी बहुत इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है कि इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि ये हमारा भारत था और इधर से पवनें आ रही हैं और इधर को अंदर की तरफ स्थल के ऊपर ये जा रही हैं। अब इससे क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, शरद ऋतु में की जो पवनें होंगी वो इधर आ जाएंगी, वापस यहाँ से मुड़ने लग जाएंगी। और ये कहाँ से होती हुई आएंगी, ये जो हमारा बंगाल की खाड़ी है वहाँ से होती आएंगी। तो ये बंगाल की खाड़ी से दोबारा क्या करेंगी, बहुत ज़्यादा नमी ग्रहण कर लेंगी। अब नमी ग्रहण करेंगी तो क्या होगा, देखो एक बार इसको पढ़ते हैं फिर इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। तो देखो पिछली बार मतलब कि पहले कम वर्षा हो रही थी इस क्षेत्र में, केरल में और ये महाराष्ट्र वगैरह में ज़्यादा बारिश हो रही थी, क्योंकि डायरेक्ट उससे पहले हमने टकरा रही थी। लेकिन अगर हम तमिलनाडु और केरल की बात करें, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बात करें, तो ये हमारे भारत के पूर्वी भाग में, यानी कि इस भाग में है। तो यहाँ पर जब इधर से बारिश वो आएंगी, मानसून पवनें आएंगी, तो ये बंगाल खाड़ी से क्या करेंगी, नमी दोबारा ग्रहण कर लेंगी। आई तो ये हैं स्थल भाग से, लेकिन जब ये जलीय भाग के पास संपर्क में आएंगी तो यहाँ से नमी ग्रहण करेंगी। उस नमी से क्या होगा, ये दोबारा यहाँ पर टकराएंगी। यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है ना, तो यहाँ पर टकराएंगी। अब क्या होगा, अब बारिश होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये टकराने से क्या होगा, ये ठंडी होंगी और ठंडी होने से ये बूंदें भारी होंगी तो बरसात होगी। तो इसी वजह से लौटते मानसून में क्या होता है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो राज्य हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब आता है कि किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। तो देखो 1 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, जलवायु किसे कहते हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं मौसम किसे कहते हैं। तो मौसम क्या आता है कि दिन प्रतिदिन होने वाला जब वायुमंडल में परिवर्तन है, यानी वो महीने 2 महीने या फिर कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने में परिवर्तन हो जाता है, वरना हमेशा लगभग रोज़ होता है या फिर 1-2 हफ्ते में होते रहता है मौसम परिवर्तन। लेकिन जो जलवायु होती है वो कई वर्षों में मापी गई होती है। अगर हम मानते हैं कि 20 वर्षों तक एक क्षेत्र में गर्मी पड़ रही है, तो वहाँ का मौसम कैसा हो जाएगा, गर्मी वाला मौसम हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर जलवायु कैसी होगी, गर्म जलवायु होगी, ठीक है। अगर किसी मतलब कि विस्तृत क्षेत्र पे क्या हो रहा है कि 10-20 साल तक ठंड पड़ रही है, तो वहाँ की जलवायु कैसी होगी, ठंडी जलवायु होगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि जलवायु किस तरह नापी जाती है।
तो भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अब मानसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है, अभी आपने देखा कि जितने भी मानसूनी पवनें हैं इन्हीं की वजह से तो बरसात हो रही है। तो मानसूनी पवनों की वजह से, बरसात होने की वजह से क्या कहते हैं, इसको मानसूनी जलवायु कहा जाता है, क्योंकि जलवायु का परिवर्तन ज़्यादातर मानसूनी पवनें ही कर रही हैं। तो मानसून शब्द अरबी भाषा मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। तो ये भी आपको याद रखना है कि किस शब्द से, मतलब किस भाषा से लिया गया है, अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है, मौसम, मतलब मौसम, सॉरी। तो भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसून पवनों से होती है। ठीक है। फिर भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का मतलब कि उत्पादन। तो देखो, हमारे जो भारत में कृषि होती है तो वो ज़्यादातर सिंचाई के लिए, मतलब सिंचाई की व्यवस्था तो इतनी है नहीं। तो जब हमारे भारत में, मतलब कि जिन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा कृषि होती है, वहाँ जब जैसे ही मौसम आता है बारिश का, वैसे ही वो फसल बो देते हैं और बारिश के टाइम पे उसको क्या कर देते हैं, बो देते हैं और वो बाद में उगती है। तो यानी कि पूरी तरह से ये बारिश पे निर्भर कर रही है। तो जैसे जैसे अच्छी वर्षा होगी वैसे वैसे फसल भी अच्छी होगी। ठीक है। तो कुछ क्षेत्रों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही वर्षा हो जाती है, जिससे बाढ़ भी आ जाती है, तो वो फसल को नुकसान भी दे जाती है। और कुछ क्षेत्रों में क्या होता है कि वर्षा होती ही नहीं है, तो फसल सूख जाती है। तो यानी कि ना, वर्षा पे निर्भर करता है कि फसल अच्छी होगी या ख़राब होगी। यानी कि जब ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो बाढ़ के कारण फसल नष्ट हो जाती है और कम वर्षा से सूख जाती है। तो अच्छी वर्षा, संतुलित वर्षा होना बहुत ज़रूरी है। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। उच्चावच क्या होता है, ये सब क्या होता है, अभी देखते हैं। ठीक है। इससे पहले आगे पढ़ते हैं कि इसीलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। क्षेत्रीय विभिन्नता मतलब भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग जलवायु पाई जाती है। जैसे अगर हम बात करें, चलो पहले इसके बारे में करते हैं, स्थिति के ऊपर, कि स्थिति की भारत, मतलब कि पूरे विश्व में उसकी स्थिति कहाँ पे है। ऐसे अगर हम देखें कि हमारी भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पे है, हमारी भारत की स्थिति है जो हमारी भूमध्य रेखा उसके बीच में है। ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अगर हम किसी स्थान की ऊंचाई की बात करें कि वो ऊंचाई पे है कि ये नीचे है, तो देखो जब ऊंचाई पे होगा तो वहाँ का तापमान ठंडा होगा। जैसे आपने देखा हो कि जो पर्वतीय इलाके होते हैं वहाँ पर अगर ऊपर जाओगे तो ठंड क्या होती है, जो तापमान होता है घटती जाती है और ठंड क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो ये एक रूल होता है कि जैसे जैसे हम आसमान, मतलब कि ऊपर जाते हैं आसमान में, तो कुछ किलोमीटर पे तापमान होता है वो गिरते जाता है। इसी वजह से पहाड़ों पर ठंड होती है। तो ऊंचाई भी एक मैटर करता है कि वहाँ की जलवायु कैसी होगी। दूसरा आता है समुद्र से मतलब कि समुद्र से दूरी तथा उच्चावच। तो देखो, समुद्र से दूरी की अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि ये हमारा भारत है। तो अगर हम महाराष्ट्र की जलवायु और दिल्ली की जलवायु को कंपेयर करें तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि दिल्ली की जलवायु में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होगी, लेकिन महाराष्ट्र में बिल्कुल मॉडरेट होगा मौसम, ना ज़्यादा सर्दी होगी ना ज़्यादा गर्मी होगी। ऐसा क्योंकि वो समुद्र के पास है। समुद्र की जो ठंडी देखो हवाएं होती हैं और जो हमारा स्थल होता है उसकी गर्म हवाएं होती हैं, वो दोनों आपस में मिलकर एक संतुलित, यानी कि ना ज़्यादा ठंड वाला ना ज़्यादा गर्म वाला, दोनों एक संतुलित मौसम बनाती हैं। इसी वजह से उसको मॉडरेट कहते हैं, यानी समुद्र से दूरी भी मैटर करती है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली में क्या होगा, बहुत ज़्यादा उस टाइम गर्मी पड़ रही होगी। अगर गर्मी का मौसम होगा, अगर ठंड का मौसम होगा तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही होगी। तो फिर कहता है कि देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि राजस्थान की मरुस्थल, यानी कि जो मरुस्थल किसे कहते हैं, रेगिस्तान, उसमें स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू कश्मीर के द्रास एंड कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तो देखो, एक तरफ तो क्या हो रहा है कि जो हमारा राजस्थान है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा, लेकिन जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल की बात करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फीली हवाएं चलती हैं, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है। तो तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई, कोलकाता की जलवायु मध्यम है। मध्यम मतलब अभी हमने देखा था कि मॉडरेट है, ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्म है, ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडे हैं। तो कोलकाता भी ऐसा ही है, और क्योंकि वो भी समुद्र के किनारे बसा हुआ है और मुंबई भी समुद्र के किनारे बसी हुई है। तो समुद्र तट पर होने के कारण ये बहुत अधिक आर्द्र होते हैं। आर्द्र मतलब इनमें नमी बहुत ज़्यादा है। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। तो आपको ये एक बात याद रखनी है कि विश्व का वह कौन सा स्थान है जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो वो मौसिनराम है, और ये कहाँ पर है, मेघालय में है। ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर अगर हम बात करें प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, ठीक, तो देखो अगर हम प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो ये होता क्या है,
तो हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस और फूलों वाले पौधे इत्यादि। तो झाड़ी कैसे पौधे होते हैं? झाड़ी वाले जैसे कैक्टस आ गया और फूलों वाले पौधे ये आते हैं उसके अंदर, ये काफ़ी छोटे होते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ बहुत सी शाखाएँ पत्तियाँ होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है। तो देखो, कुछ वृक्ष हैं तो लंबे, उन लंबे वृक्षों में 2 कैटेगरी है कि जिनमें बहुत ज़्यादा पत्तियाँ और शाखाएँ हैं और जिनमें बिल्कुल भी पत्तियाँ बहुत कम है। मतलब कि जैसे अगर हम बात करते हैं नीम और आम की, तो इनमें शाखाएँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, पत्ते भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब नारियल की बात करते हैं, नारियल के पेड़ की, तो इसमें शाखाएँ भी इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं और पत्ते भी आप देखोगे कितने पतले-पतले होते हैं और बहुत कम होते हैं। फिर घास, झाड़ियाँ और पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। तो ये जितने भी हमने अभी इनके बारे में बात करी, तो ये सारे क्या होते हैं कि बिना मनुष्य की सहायता से, यानी कि जो हम होते हैं, मानव होता है, उनको लगाने थोड़ी ना जाते, अपने आप बिना किसी की सहायता से उगते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? यानी आप देखोगे पहाड़ी जो झाड़ियाँ हैं वो कहीं और पे उगती हैं, अलग-अलग जलवायु में पाई जाती हैं। तो अलग-अलग जलवायु में अलग-अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की सबसे अधिक महत्वपूर्णता होती है, यानी जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ पर अलग जलवायु होगी, जहाँ पे कम वर्षा होगी वहाँ पर अलग जलवायु होगी। अगर जलवायु अलग होगी तो वहाँ पर उगने वाले जो वनस्पतियाँ हैं वो भी अलग होती हैं। तो इसी का देखो और देखते हैं कि जलवायु की विभिन्नता के आधार पर भारत में अलग-अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है? तो इससे पहले यहाँ पर दिखाया रखा है कि जो हमारा पेड़ होता है वो कितने लंबे तक हो सकते हैं। देखो सर्वाधिक ऊँचाई कितनी 60 मीटर बताई हुई है। तो ये पेड़ों की क्या कैटेगरी है और आप इसको मतलब कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे इसकी और भी कैटेगरी के बारे में। साथ ही साथ यहाँ पे देखो उष्णकटिबंधीय वर्षावन दिखाए गए हैं। तो वर्षावन कितने घने होते हैं कि इनसे ना जो रोशनी होती है ज़मीन तक पहुँच भी नहीं पाती, इतने ज़्यादा घने होते हैं क्योंकि हम वर्ष भर हरे-भरे रहते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर पूछ रहा है कि हमें आखिरकार वनों की आवश्यकता क्यों है? तो देखो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़-पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो देखो ये हमने साइंस में भी पढ़ा है कि पेड़-पौधे क्या होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बदले में देते हैं। तो ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं, उसके बदले में हमको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो ये दोनों हम दोनों मतलब क्या हैं? एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं। बांधने का मतलब आपने देखा होगा कि जो जड़ें होती हैं इस तरह से, उनके आसपास बहुत ज़्यादा क्या होता है कि मिट्टी रहती है। तो इससे मिट्टी जब भी वर्षा होती है तो वो धुलती नहीं है और वहाँ पर बंध के रहती है। तो ये भी एक प्रकार से बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इस प्रकार वे मिट्टी अपरदन को रोकते हैं। तो अपरदन क्या होता है कि जब मिट्टी का कटाव होता है तो इसको वो रोके रहते हैं, उनकी जो पेड़ की जड़ें होती हैं। फिर वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी-बूटियाँ, लाख, शहद इत्यादि ये सभी क्या हैं हमें वनों से प्राप्त होते हैं। फिर कह रहे हैं कि वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास होते हैं। अब देखो वनों में कौन रहता है? जो वन्य जीव होते हैं, शेर, चीता, लोमड़ी, जितने भी जानवर होते हैं, हिरन वगैरह सब वनों में ही रहते हैं। तो उनके भी ये प्राकृतिक निवास होते हैं। देखो वहाँ नहीं रहेंगे अगर जानवर तो कहाँ जाएंगे? अगर वन नहीं होंगे तो जानवर नहीं होंगे, तो जानवर नष्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा? पूरा का पूरा पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा अगर वन नहीं होंगे तो। तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो गई हैं। तो जो भी हमें अभी हमने पढ़ा ना क्या-क्या मिलता है, जैसे यहाँ पर चित्र में बताया गया है कि ऑक्सीजन मिल रहा है, दवाई, आश्रय मतलब घर बनाने के लिए लकड़ियाँ, चारा, ईंधन, खेल का सामान, ये जितने भी आप देखो पढ़ोगे अगर बुक में, शहद वगैरह, फल, गोंद, लाख ये सब बताया गया है, ये सारे वनों से मिल रहे हैं। तो अगर इनकी कटाई करते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें मिलना बंद हो जाएंगी। तो अगर ये बंद हो जाएंगी तो हमें ये मिल नहीं पाएंगी, तो जिससे क्या होगा? हमारा जीवन भी मुश्किल में पड़ जाएगा। तो इसीलिए हमें अधिक पेड़ लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजनों जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा-भरा रख सकते हैं। तो ये देखो हम क्या कर सकते हैं, कुछ आयोजन करके जैसे वन महोत्सव मना के क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों को इसका बचाने का प्रयास कर सकते हैं। मतलब वन बचाने के जो तरीके हैं उनको बता सकते हैं लोगों को, क्योंकि लोगों को सबको तो पता नहीं होता है, अनजाने में ही ये काम करते हैं। तो जब लोग अवेयर होंगे तो इसको वनों को नुकसान ज़्यादा नहीं पहुँचाएंगे।
अब देखो आगे इसमें क्या बताया गया है कि जो वन्य प्राणी होते हैं, अभी हमने वन के बारे में पढ़ा, अब वन में कौन रहता है, वन्य प्राणी रहते हैं, जैसे शेर, चीता, हिरन, लोमड़ी, जितने भी लाखों प्रजातियाँ होती हैं वो रहती हैं, छोटे कीड़े मकोड़े से लेके बड़े हाथी जानवर तक, ठीक है। तो ये इनके बारे में देखते हैं। तो वन क्या होते हैं, अभी विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होते हैं, ये हमने देखा था। तो वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां, बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी, कीट और कृमियों का निवास होता है। तो देखो यहाँ पर कुछ शब्द आए होंगे कि सरीसृप क्या होता है, कि ऐसे जंतु मतलब कि जो रेंगने वाले होते हैं, जैसे सांप हो गया, कीड़े मकोड़े हो गया, ठीक है, रेप्टाइल्स हो गए, ये सारे के सारे सरीसृप आते हैं, यानी जो रेंगने वाले जंतु होते हैं। और उभयचरों की बात करें तो ये जल और स्थल दोनों में रह लेते हैं, यानी कि जल में भी चले जाएंगे और स्थल में भी। जैसे आप कछुए के देखो तो वो जल में भी रह लेता है और स्थल में भी। इसी तरह से मेंढक होता है, तो इनको उभयचर बोलते हैं। फिर पक्षी और स्तनधारी आते हैं। स्तनधारी क्या होते हैं, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं या फिर उनको दूध पिलाते हैं। और इसके बाद आता है कीट और कृमि। कृमि मतलब कीड़े। तो ये सारे के सारे क्या हैं, वन्य प्राणी हैं, जो कि क्या होते हैं, वन में रहते हैं, और वन इनका क्या है, प्राकृतिक निवास है। फिर बता रहा है कि देखो हम जो बाघ है हमारा राष्ट्रीय पशु है, ये देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन, अब देखो यहाँ पर आया है गुजरात की गिर वन, तो जो गिर हैं वो वन है, मतलब वनों का नाम है गिर। तो यहाँ पर क्या होता है कि एशियाई शेरों का निवास है। हाथी, एक तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। तो असम कहाँ है, हमने देखा था कि हमारे जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर असम है। तो वहाँ पर असम एक राज्य है, वहाँ पे क्या होता है कि गैंडे और हाथी भी पाए जाते हैं। लेकिन हाथी क्या है कि केरल और कर्नाटक में भी मिलते हैं, ठीक है। तो जो हमारे एशियाई शेर हैं वो ज़्यादातर, एशियाई जो बाघ कह लो, शेर तो दूसरा होता है, लॉयन होता है शेर, तो बाघ क्या होता है, टाइगर होता है। तो जो हमारा टाइगर है यानी बाघ है राष्ट्र पशु, वो हमारा कहाँ मिलता है, गुजरात की गिर वनों में मिलता है। और फिर जो हाथी और एक सींग वाले गैंडा होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, असम के जंगलों में मिलते हैं, और साथ ही साथ केरल एवं कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। फिर ऊँट की बात करते हैं कि ऊँट भारत के रेगिस्तानी और जंगली गधा कक्ष के रन में पाए जाते हैं। तो देखो रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा ऊँट पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर राजस्थान में क्या होता है, रेगिस्तानी इलाका है, तो ये राजस्थान वाले इलाके में पाया जाता है ज़्यादातर। राजस्थानी क्षेत्र में जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो देखो ये क्या होते हैं, ऐसे जानवर हैं जो अपने आप को ठंड में, अब देखो उसके हिसाब से ढाल लेते हैं। तो जंगली बकरी या फिर हिम तेंदुआ की बात करें तो ये ठंड में अपने आप को आसानी से ढाल लेते हैं। इनका शरीर ऐसा बना हुआ होता है कि इनको ज़्यादा ठंड ना लगे और उसमें रहने के काबिल होते हैं। इसी वजह से ये ठंडे इलाके यानी कि हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीता इत्यादि हमारे देश में पाए जाते हैं। तो इनके नाम भी आपने ज़रूर सुने होंगे। फिर आता है कि पक्षियों की बात करते हैं कि भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। प्रचुरता मतलब ऐसे ही बहुत सारे पक्षी पाए जाते हैं, उनकी कई सारी प्रजातियां हैं। और हमारा जो मोर होता है वो क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बत्तख इत्यादि हैं। तो ये मुख्य हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें आपको देखने को मिलेंगे ये पक्षी। तोता भी आपने देखा होगा, मैना देखी होगी, कबूतर देखा होगा, बुलबुल एक तरह की चिड़िया होती है वो भी आपने देखी होगी, पर आप उसको नाम नहीं जानते होंगे भले। बत्तख तो देखी होगी। फिर अन्य बहुत से सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो पक्षियों को उनके प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हो? तो देखो आप दिन प्रतिदिन जो पक्षी देखते हो उनके बारे में पता कर सकते हो कि आखिरकार ये पक्षी कौन सा है। तो इस तरह से आप उनकी लिस्ट बना सकते हो और उनके बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकते हो। फिर भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। तो देखो सांप भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन सभी जहरीले नहीं होते। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जहरीला होता है वो कोबरा और कैत होते हैं। तो इनमें यही प्रमुख हैं। जो कोबरा होता है आपने देखा होगा, जो नाग जिसको कहते हैं हम इसको, वो पाया जाता है हमारे भारत में। तो वनों की काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियाँ तेज़ी से घट रही हैं। तो क्या हो रहा है कि घट रही हैं बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ। तो बहुत सी प्रजातियाँ तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, ठीक है, और पशु विहार क्या होता है, सेंचुरीज होती है मतलब। और अभी इसके बारे में आप पढ़ोगे अगली क्लास में क्या, आप इसको हायर क्लास में ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे। ये अभी ज़्यादा आप इतना समझ लो कि ये जीव मंडल वगैरह जिनकी बात कर रहे हैं, नेशनल पार्क की बात हो जाए या फिर पशु विहार की बात हो जाए या जीव मंडल की बात हो जाए,
ये सभी ऐसी जगह हैं जहाँ पर मतलब कि जानवर को एक प्राकृतिक निवास में रखा जाता है और लोग क्या वो ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर लोगों का जाना मना होता है, यानी कि उन जानवरों के लिए ही वो जगह होती है ताकि उनकी जो प्रजाति है वो नष्ट ना हो। इसीलिए मतलब इनके अलग अलग नाम है, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस होता है, सभी एक जैसे नहीं है, लेकिन इनका उद्देश्य एक ही है कि जानवरों की रक्षा करना, जो शिकारी हैं उनसे, और उनकी प्रजाति जो बची नहीं है फिर जो संकट में है उनको आगे बढ़ाना। ठीक है, तो उनको बचाने फिर आगे आता है कि सरकार ने हाथियों बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना, हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाएं शुरू करी हैं। तो ये देखो, बाघ को बचाने के लिए, बाघ भी क्या है बहुत ज़्यादा उसका शिकार किया जा रहा था लंबे समय तक, उसे बचाने के लिए बाघ परियोजना जैसी बहुत सारी परियोजना शुरू करी गई हैं। तो क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति दर्शा सकते हैं? तो ये देखो, पशु विहार के बारे में आप नेट से पता कर सकते हो कौन कौन से हैं, जैसे अभी मुझे तो याद नहीं आ रहा कोई सा। आप वन्यजीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। संरक्षण मतलब होता है कि उनकी रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम जाके शिकारी को रोकें। तो आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डियों, सींग और पंख से बने पदार्थों खनिज से इनकार कर सकते हैं। अब देखो, आप इनको खरीदने से इनकार कर दोगे तो जो इनका शिकार करके इनको बनाते हैं, जानवरों का शिकार करके, वो इनको बनाना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको मांग नहीं, मतलब कि कस्टमर नहीं मिलेंगे खरीदने के लिए, तो उनका वो करेंगे क्या। इस वजह से वो उनको शिकार भी नहीं, मतलब कि बनाने के लिए शिकार भी नहीं करेंगे जानवरों का। तो प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। तो वीडियो के एंडिंग से पहले हम आपको बताएं कि कुछ प्रवासी पक्षी भी होते हैं। प्रवासी पक्षी किन्हें कहते हैं? जो दूसरे देशों से, मतलब या फिर कह लें कि बहुत दूर से आते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे उनको रहने के अनुकूल परिस्थितियाँ मिलें। ठीक है, तो देखो कुछ पक्षी होते हैं, जैसे इनका नाम है पिनटेल, बत्तख, कर्ल्यू, फ्लैमिंगो, आर्चेस, ये सब पक्षियों के नाम हैं। जब ये सर्दी होती है, सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। क्यों? देखो, सर्दी के मौसम में क्या होगा, नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। तो ये क्या करते हैं, वहाँ से हमारे भारत में आते हैं, क्योंकि हमारे भारत में सर्दियों में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा भारत क्या भूमध्य रेखा, ये जो भूमध्य रेखा है इसके बिल्कुल बीचों बीच में है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सर्दी नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि सूर्य किरणें यहाँ पर अधिकतर थोड़ी बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, बाकी जगह के मुकाबले यहाँ ज़्यादा पड़ती हैं सूर्य किरणें, जिससे थोड़ा गर्म मौसम रहता है। तो यहाँ पर एक उसका बात की गई है कि एक छोटी लिटिल स्टिंग होती है, स्टिंट। तो स्टिंट जो करीब 15 ग्राम की होती है, वो आर्कटिक से करीब 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। तो देखो, ये बिल्कुल छोटी सी चिड़िया होती है जो कि करीब 8000 किलोमीटर की दूरी तय करती है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो आर्कटिक जो प्रदेश है वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है उस मौसम में, तो उससे बचने के लिए हमारे भारत में आती है। तो ये होते हैं प्रवासी पक्षी। तो दोस्तों, ये इस बुक का लास्ट चैप्टर था। अगली वीडियो आपको किस चैप्टर या फिर किस क्लास के ऊपर चाहिए, सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करके ऑल बटन पे सेट कर लेना, ताकि अगली वीडियो या फिर जिस नए चैप्टर को हम शुरू करें उसकी वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। थैंक यू।